अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। आज हम इंशाल्लाह सीएसएस के वो आगे फर्दर लेकर चलेंगे। कल हमने सीएसएस के यूज करने के 3 मेथड्स डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहला था इनलाइन सीएसएस क्या होती है, इंटरनल सीएसएस क्या है और एक्सटर्नल सीएसएस क्या है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से टैग के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, फिर क्लास के जरिए कैसे एक्सेस किया जाता है और आईडी के जरिए कैसे एक्सेस किया जाता है। तो आज हम इंशाल्लाह उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि सीएसएस के जरिए हम टेक्स्ट के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया जा सकता है। तो उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो है कलर। तो कोई भी हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में जो टैग्स हैं, जैसे H1 है, H3 है, या पैराग्राफ का टैग है, लिस्ट का टैग है, इस तरह से हमारे पास हेडिंग्स का टैग है। जितने भी हमारे पास जो टैग्स टेक्स्ट की फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम आज कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि उनके ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया जा सकता है जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में। तो मैंने आपको कल बताया था कि हम जब भी किसी सी एस एस को एचटीएमएल के साथ अटैच करना चाहते हैं तो उसमें 3 मेथड्स है। एक मेथड क्या है कि हम क्या यूज कर सकते हैं, टैग को एक्सेस कर सकते हैं। और सेकेंडली क्या है कि हम उसके साथ आगे आईडी लगा लें या क्लास लगा लें। तो हम आज आईडी के थ्रू उसको लेट्स सपोज के एक्सेस करते हैं। तो आईडी इज इक्वल टू A1 आ गया। और इस A1 को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, हैश और A1 आगे आईडी का नेम आ जाएगा। अब इस टैग के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है जो कि सीएसएस के जरिए हम टेक्स्ट डेकोरेट कर सकते हैं, डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कलर, CLOR कलर। अब कलर लेट्स सपोज कि मैंने इसका कर दिया रेड। मैं इसको साथ में चेक करता हूँ कि क्या ये रेड हो चुका है। तो ये देखें, ये हमारे पास टेक्स्ट जो पहली हेडिंग थी, ये पार्ट 1 30 मिनट्स, ये रेड हो चुकी है। और अब इसमें एक और मैं आपको फर्दर इलेबोरेट करता चलूं कि ये जो कलर्स हैं, इनको एक्सेस करने के लिए भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड क्या है कि हम उस कलर का नेम लिख लें। उसके बाद थर्ड मेथड क्या है कि हम आरजीबी को एक्सेस करें। आरजीबी स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू। जो प्राइमरी कलर होते हैं उनकी वैल्यूज को हम डिस्कस करते हुए जो है ना, इस तरह से कंबाइन करते हुए हम एक कलर का नेम बना लें। और थर्ड चीज क्या है कि उस कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू हम फाइंड आउट करें। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मैं अभी गूगल के ऊपर जाऊंगा और कोई हम सर्च कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं सर्च करता हूँ CSS कलर कोड्स। ये मेरे पास CSS के कलर कोड्स आ गए। अब ये देखें, ये इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज है। ये देखें, अब जैसे मैरून कलर की RGB वैल्यू क्या है, रेड ग्रीन वैल्यू, रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू वो ये है। और RGB 3 ये है। और अच्छा, इसकी हेक्साडेसिमल, हाँ ये हमारे पास उसकी हेक्साडेसिमल कोड होता है। ये जैसे 8 आगे 5 दफा 0 आ जाएगा। फिर रेड की क्या है, FFF टेट्रा 0 आ जाएगा। फिर ऑरेंज की ये है, फिर येलो की है, ओलाइव की ये है, ग्रीन की ये है। तो इस तरह से हम चाहें तो उस कलर का नेम लिख लें या उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू लिख लें। वैसे ये होता है कि हेक्साडेसिमल वैल्यू से उस वैल्यू को हम करेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस ग्रीन को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखूंगा। और लेट्स सपोज कि मैंने रेड की जगह उसकी वैल्यू लिख दी।
अब ये क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये देखें, ये कलर क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको कलर को एक्सेस कर सकते हैं। पहला हमने क्या मेथड पढ़ा कि उसके नेम के जरिए हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू के जरिए कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और एक थर्ड वैल्यू होती है, वो होती है RGB। अब इसके ऊपर आप लाएंगे तो अभी तो ये हमारे पास आ रही है, क्या नाम है, हेक्साडेसिमल वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर मैं इस तरह से कर लूँ, RGB करो, RGB, RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू, RGB। तो अब ये देखिएगा, ये देखिए, ये RGB के साथ ये आ रहा है। अब उसमें रेड की रेशो कितनी है, 120, ग्रीन की रेशो कितनी है, 255, और 64 जो है ना वो ब्लू की रेशो है। अब आपको पता है कि डिफरेंट जितने भी कलर्स हैं उनके अंदर तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, और उन तीन प्राइमरी कलर्स की वजह से बाकी कलर्स बनते हैं। तो ये तो आप लोगों को बेहतर आइडिया होगा मुझसे। तो इसमें अब RGB, ये तीन जो है ना वो इस तरह से कलर यूज होते हैं CSS के अंदर। लेकिन हम उसकी रेशो कम या ज्यादा करके एक न्यू कलर जनरेट कर देते हैं। अब ये देखिएगा, मैं लेट्स सपोज के कलर इसका चेंज करता हूँ। मैं ये देखें, ये वाइट कर रहा हूँ, तो उसकी RGB की वैल्यू क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से हम RGB के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखेंगे 233 है, मैं अगर 23 कर दूंगा तो ये कुछ येलो कलर बन चुका है, सही है। और अगर मैं 20 कर दूंगा तो ये रेड बन चुका है। तो इस तरह से जो तीनों कलर्स हैं, पहला कलर कौन सा है, रेड, दूसरा कौन सा है, ग्रीन, और थर्ड कौन सा है, ब्लू। तो इन तीनों कलर्स की रेशो को चेंज करते हुए हम एक न्यू कलर बना सकते हैं। तो ये तीन मेथड्स होपफुली आपको समझ आ चुके होंगे। पहला का क्या था, नेम, दूसरा क्या था, हेक्साडेसिमल वैल्यू, और तीसरा क्या था कि RGB वैल्यू के जरिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी जो कि हम कलर के ऊपर अप्लाई, सॉरी, टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, वो है कलर की प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास फॉन्ट। फॉन्ट के आगे अब ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। एक है फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट डिस्प्ले, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट फीचर सेटिंग, फॉन्ट स्ट्रेच, फॉन्ट वेरिएंट, लिगेचर्स, फॉन्ट वेरिएंट, न्यूमेरिक, और फॉन्ट करने। अब इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर यूज होते हैं वो ये पहले जो चार हैं ये ज्यादातर यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम फॉन्ट साइज को डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे मैं इसका साइज कर देता हूँ 50 px, ठीक है। जब भी साइज की बात आएगी, हाइट विड्थ या फॉन्ट साइज की बात आएगी, तो हमेशा px की फॉर्म में हमने लिखा। px स्टैंड फॉर पिक्सल। तो अब ये देखिएगा इसका साइज क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉन्ट साइज। इसी तरह से एक होता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या होता है कि डिफरेंट आपने, मतलब कि वर्ड के ऊपर, MS वर्ड के ऊपर, या इस तरह से MS पावर पॉइंट या बाकी जगहों पे आपने देखा होगा कि हर एक फॉन्ट को लिखने का डिफरेंट मेथड होता है। तो वो हम डिफरेंट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली के जरिए। अब जैसे ये देखें, मेरे पास ये एक कोई लाइन लिखी हुई है, आज़ादी वेब डेवलपमेंट कोर्स। अब मैं इधर जाऊंगा तो ये सारा उस फॉन्ट की फैमिली आ जाएगी। अब जैसे देखें, मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ तो वो उसका स्टाइल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम फॉन्ट फैमिली को चेंज कर रहे हैं। अब जैसे मैं अगर एरियल नैरो करता हूँ तो ये इसका फॉन्ट स्टाइल क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। यही चीज हम वेबसाइट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, उस फैमिली का नाम रख लेंगे जो कि नॉर्मली यूज होती है, और ये इंटरनेशनल होती है। मीन कि आप चाहे कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, कोई वेबसाइट लिख रहे हैं, इसका नाम क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा। अब जैसे ये देखिए, एरियल, ARIAL, तो हम क्या लिख सकते हैं इधर फॉन्ट फैमिली के आगे, एरियल। ये साथ में आगे उन्होंने सजेस्ट भी कर दिया। तो एक सैंस सेरिफ भी होती है, नॉर्मली सैंस सेरिफ यूज होती है। तो आप चाहें तो जो मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो दोनों तीनों प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते
उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आता है? फिर फॉन्ट वेट आ गया। फॉन्ट वेट क्या होता है कि हम अ, इसके टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अब जैसे मैं कर देता हूँ जी 30 पिक्सल। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये ऑलरेडी बोल्ड था, इसलिए इसके ऊपर इतना वो नहीं नजर आया। तो वैसे इसका फॉन्ट वेट का मतलब क्या होता है कि आप जो है ना वो टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, ये बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या है कि अगर हम कोई अंडरलाइन हुआ हुआ है या कुछ इस तरह से, मतलब कि इटैलिक फॉर्म में है, तो वो हम फॉन्ट स्टाइल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो टैग्स हैं, ये किस लिए यूज होते हैं? टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए यूज होते हैं। होपफुली इनकी आपको समझ आ चुकी होगी। इसी तरह से एक और जो प्रॉपर्टी है वो यूज होती है, उसका नाम है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, अब ये डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं। टेक्स्ट अलाइन आ रहा है, टेक्स्ट डेकोरेशन आ रहा है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ओवरफ्लो, टेक्स्ट शेडो, तो टेक्स्ट इंडेंट, ये डिफरेंट जो है ना वो इस तरह से प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अब इसमें जो सबसे पॉपुलर है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट अलाइन। अब जैसे देखें, टेक्स्ट अलाइन में अगर करता हूँ तो लेट्स सपोज कि मैं कर देता हूँ जी इसको राइट के ऊपर, अभी ये लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है। मैंने टेक्स्ट अलाइन कर दिया इसको राइट साइड पे, तो ये इधर राइट साइड पे चला गया। और अगर मैं सेंटर करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। और अगर मैं लेफ्ट साइड के ऊपर करूंगा तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन। और इसी तरह से एक होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है कि अब ये देखें, आगे हमारे पास आ चुका है कि हम डैश लगाना चाहते हैं, डॉटेड, डबल, लाइन थ्रो, नन, अवर लाइन, सॉलिड, या अंडरलाइन, या किस तरह से हम इसे करना चाहते हैं। अब जैसे अगर हम लेट्स सपोज के अंडरलाइन करना चाहते हैं तो मैं इसकी प्रॉपर्टी को अंडरलाइन करूंगा, तो ये देखिएगा आप, अब ये क्या हो चुका है? अंडरलाइन हो चुका है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज के कोई वैल्यूज होती हैं जो कि अंडरलाइन ऑलरेडी होती हैं, तो अब जैसे आप एंकर टैग हमने पढ़ा था AHREF के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। अब जैसे मैं ठीक है, अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं इसी को ही एंकर टैग बनाता हूँ, तो लेट्स सपोज कि मैं इसको बना देता हूँ। इसके पीछे मैं लगाऊंगा AHREF, और डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखता, और इस ए के टैग मैं यहाँ पर आकर क्लोज कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये एंकर टैग है। एंकर टैग आपको बताया था कि लिंक करने के लिए यूज होता है। अब जैसे मैं इसके अंदर लिंक लगा देता हूँ, सेकंड डॉट HTML। ठीक है, अब ये देखिएगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सेकंड वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो चुका है? अंडरलाइन हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि अंडरलाइन ना हो, तो उसके लिए क्या होगा? अब मैं इधर इसको आईडी देता हूँ, आईडी दे देता हूँ जैसे लेट्स सपोज के A2, और स्टाइल में आकर मैं इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करूंगा, -A2। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा? टेक्स्ट डेकोरेशन, और वो क्या आ गई? नन। नन कर देते हैं, Ctrl+S किया, और ये देखिएगा ये अभी अंडरलाइन क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो ये हमारे पास क्या होता है? टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी। बाकी और भी काफी प्रॉपर्टीज आपको दिखाई थी, वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वो आप लोगों ने टाइम टाइम इसको चेक करते रहना, लेकिन ये पॉपुलर प्रॉपर्टीज जो हमने अभी डिस्कस करी। अच्छा, इसी तरह से एक प्रॉपर्टी होती है हॉवर, HOVER। ठीक है, हॉवर का मतलब क्या होता है? हॉवर का मतलब क्या होता है कि हम जब उसके ऊपर माउस लाएं तो ये चीज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं जी? हॉवर। ठीक है, तो हॉवर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम बाद में करते हैं। पहले ये चीजें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो ये हमारे पास बेसिक जो है ना वो इस तरह से जितने भी
प्रॉपर्टीज थी कलर के ऊपर अप्लाई करने के लिए, वो सारी हमने कर ली। अब इसी तरह से कुछ होती है हम यूज कर सकते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है, या पूरे बॉडी टैग के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? अब जैसे लेट्स सपोज के ये देखिए, ये बॉडी का टैग है, और इस हम पूरी वेबसाइट के ऊपर कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर क्या आ जाएगा? एक तो हम यहाँ पर लिखेंगे बॉडी, और बॉडी के टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अच्छा, अब इसमें देखें बॉडी का टैग क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। मीट के पूरी जितनी भी वेबसाइट है वो सारी बॉडी के टैग के अंदर आ रही है। तो इट मीन के हमारा काम तो आसान हो गया। अब अगर हम टेक्स्ट के अंदर कोई चीज चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम क्या करेंगे? ये बॉडी के टैग के अंदर लिख लें, वो हमारा क्या हो जाएगा? पूरी बॉडी के ऊपर, पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर हम इसी तरह से कोई बैकग्राउंड के ऊपर कोई कलर लगाना चाहते हैं, तो वो भी हम किसके अंदर लिख सकते हैं? बॉडी टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक जो जनरल, जो हर एक जगह के ऊपर यूज होता है, जैसे लेट्स सपोज कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इसी तरह से फिर फॉन्ट साइज, या जो हमने पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना होता है, तो वो हम किसके अंदर लिखते हैं? बॉडी टैग के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज कि मैं लगा देता हूँ, अभी के लिए फिलहाल ये लगा देता हूँ। मैं इसको चेक करता हूँ। अब ये देखिए, ये पूरी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि पूरी वेबसाइट का जो फॉन्ट स्टाइल है वो क्या रहे? सेम रहे। तो आप लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल वेबसाइट होती है, सारी वेबसाइट का जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो एक जैसा होता है। तो फिर हम क्या करेंगे? इधर फॉन्ट, जैसे मैं फैमिली लिख लेता हूँ, और लेट्स सपोज के हम थोड़ा सा ये वाली यूज करते हैं, एरियल। तो इसका क्या फायदा होगा कि पूरी वेबसाइट के ऊपर यही फॉन्ट फैमिली रहेगी। अब ये देखें, आपने देखा, नोट किया कि ये पूरी वेबसाइट का जो फॉन्ट स्टाइल है वो क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो इस तरह से मतलब कि दो तीन जो प्रॉपर्टीज जो कि हम पूरी वेबसाइट के ऊपर हमें रिक्वायर होती हैं, वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। अच्छा, ये तो था हमारे पास बैकग्राउंड कलर। लेकिन इसी तरह से बैकग्राउंड के अंदर और भी प्रॉपर्टीज आती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एक है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड फीट, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड क्लिप, विजिबिलिटी, ये सारी चीजें बैकग्राउंड के अंदर आती हैं। तो इसमें जो मोस्ट पॉपुलर है वो कौन सी है? एक बैकग्राउंड रिपीट है, बैकग्राउंड पोजीशन है, और बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर। ये चार हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे। पहले हमारी डिस्कस हो चुकी है बैकग्राउंड कलर, अब हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है यूआरएल। जैसे हम एचटीएमएल के अंदर जब हम इमेज का टैग लगाते थे, तो उसके लिए कौन से इमेज को हमने एक्सेस करना है, उसके लिए हम SRC एट्रीब्यूट को यूज करते थे, ताकि हम उस इमेज के पाथ को या उस इमेज के नेम को हम HTML के अंदर इंक्लूड करवा सकें। तो इसी तरह से जब हम CSS के जरिए किसी इमेज को बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए जो फंक्शन या जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो है URL। ठीक है, तो URL को हम लिखेंगे और डबल कोटेशन के अंदर उस इमेज का नाम आ जाएगा। अब जैसे लेट्स सपोज के मेरे पास कोई फाइल पड़ी हुई है, मैं एक मिनट चेक करवाता हूँ HTML का, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये ty.png के नाम से मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है। तो मैं क्या करूँगा? ty.png, मैं इसको लिख लूंगा। अब इसको लिखूंगा तो मेरा बैकग्राउंड के ऊपर क्या हो चुका है? इमेज अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरा बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना वो इमेज अप्लाई करने का मेथड। लेकिन इसमें आपने नोट ऑन किया है कि जो हमारा इमेज है वो डिफरेंट, मतलब कि एक ही इमेज जो है ना वो बार बार शो हो रहा है, तीन चार जगहों पे शो हो रहा है।
तो उसके लिए फिर आगे हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, कोई उम्मीद है आप लोगों को कोई जो है ना इस तरह से इशू नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप चीजें करवा रहा हूँ। पहले हमने मतलब कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, फिर बैकग्राउंड इमेज के अंदर क्या चीजें आनी है, तो इस तरह से कोशिश मैं करता हूँ कि इस तरह से लेकर चलो कि कोई मसला ना हो। अच्छा, तो ये हमारे पास बैकग्राउंड, और ये आ गया बैकग्राउंड साइज। और अब ये आ रहा है ऑटो कंटेन कवर। ऑटो का मतलब क्या है, खुद से एडजस्ट कर ले। ठीक है, और कवर का मतलब क्या होता है कि कवर कर। मैं इसको चेंज करता हूँ। तो अब ये देखें, अब ये क्या हो चुका है, एक ही इमेज सारे पेज के ऊपर अप्लाई हो चुका है। पहले क्या हो रहा था कि एक इमेज बार बार रिपीट हो रहा था, अब क्या हो गया, एक इमेज सारी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो किसके जरिए, बैकग्राउंड साइज कवर। अच्छा, एक इसी तरह से हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रिपीट। तो रिपीट का मतलब क्या होता है कि हम इसको किस लेवल के ऊपर रिपीट करना चाहते हैं, या जब हमारी वेबसाइट लोड होगी तो ये कहाँ पे शो होगा। तो उसके लिए होता है, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अब ये देखिए, रिपीट एक्स आ रहा है, रिपीट वाई और नो रिपीट। ये तीन जो है ना वो इस तरह से यूज होते हैं। कौन कौन से, नो रिपीट, रिपीट एक्स और रिपीट वाई। अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं रिपीट एक्स कर देता हूँ, तो ये अ, अच्छा, एक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारी एलसीडी होती है वो एक्स, वाई और जी एंगल के साथ काम करती है। यानी एक पिक्सल के तीन हिस्से होते हैं, एक्स, वाई और जी। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब जैसे मैं एक्स को लिखता हूँ तो ये हमारे पास क्या होगा कि एक्स एंगल के साथ जो है ना इस तरह से क्या होगी, रिपीट हो रिपीट होगा इमेज। तो मैं इसको चेक कर लेता। अच्छा, ये इसमें इतना डिफरेंस नहीं आया, लेकिन जब आप बैकग्राउंड कलर लगाते हैं तो उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंस शो करता है। तो वो एक्स के एंगल के साथ जो है वो इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी का टैग भी कवर हो चुका है, और उसके अलावा हेडिंग का टैग भी कवर हो चुका है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम ये जो अभी प्रॉपर्टीज डिस्कस की है, ये जस्ट हम ये जस्ट हम हेडिंग्स या टेक्स्ट के ऊपर ही हम अप्लाई कर सकते हैं, या बाकी चीजों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसे बाकी चीजों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हमने टेक्स्ट अलाइन को डिस्कस किया या कलर को डिस्कस किया, तो ये आप हेडिंग के अलावा बाकी जितने पैराग्राफ हैं या लिस्ट टैग है उनके ऊपर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने टेक्स्ट डेकोरेशन की को किया, तो ये आप जितने भी टेक्स्ट हैं उन सारों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो बॉडी के टैग के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर डिस्कस किया, तो ये बैकग्राउंड का जो कलर है ये हम टेबल टैग के अंदर भी यूज कर सकते हैं और फॉर्म टैग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों जगह के ऊपर यूज किया जा सकता है। प्रॉपर्टी को आपने अंडरस्टैंड करना है, लॉजिक को समझना है, और फिर उस लॉजिक को साथ साथ जिधर चाहे इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब जैसे देखिए टेबल, तो टेबल का भी तो एक बैकग्राउंड होता है ना, तो उसके अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी बैकग्राउंड इमेज है वो भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा ये टेबल टैग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, उसमें आप लोगों ने इसको कवर करना है। अच्छा जी, तकरीबन हमारा जो है ना इस तरह से बेसिक सीएसएस की चीज़ें जो है ना वो इस तरह से कवर हो चुके हैं। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, अब ये है कि अब वक्त आ चुका है कि हम इसकी एक प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि एक हम ये एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करें, और उसके अंदर फिर आगे हम उसमें सबसे पहले नेविगेशन बार को हम डिस्कस करेंगे। फिर बाकी चीज़ें जो है ना वो इस तरह से हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब हम प्रैक्टिकल जो मतलब वेबसाइट है या इस तरह से उसकी तरफ हम मूव करें।
अब जैसे नॉर्मल एक वेबसाइट होती है, वो सबसे पहले नेविगेशन बार के ऊपर कंसिस्ट होती है, फिर स्लाइडर आ जाता है, फिर इस तरह से अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सेशन, ये सारी चीजें आती है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि उस चीज की तरफ मूव करें। तो वो भी हम इंशाल्लाह अभी आज से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ और उसका नाम लिख लेता हूँ स्ट्रक्चर, STRUCTUR, स्ट्रक्चर डॉट HTML। ठीक है। अच्छा, अब कोई भी हम एक वेबसाइट को डिस्कस करते हैं, तो अब एक वेबसाइट का क्या होता है कि सबसे पहले उसका पेज टाइटल आता है, फिर नेविगेशन बार आती है, फिर उसका इंट्रोडक्शन आता है, फिर मेन कंटेंट एरिया और साइड बार, ये सारी चीजें आती हैं। तो मेन के वेबसाइट के पार्ट्स बने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट के पार्ट्स को या एक पेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए दो टैग्स यूज होते हैं नॉर्मली। एक हमारे पास होता है सेक्शन का टैग और दूसरा होता है div का टैग। ठीक है। तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर इसका लिख लेता हूँ, बल्कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर पहले क्या आ जाएगा, HTML हेड, हेड के बाद क्या आया, टाइटल। टाइटल मैंने लिख दिया, लेट्स सपोज के कोई भी मैं लिख लेता हूँ 8xol। और हेड के बाद क्या आ जाएगा, बॉडी। अच्छा, ये अब आप लोगों ने ना आज वाला लेक्चर गौर से सुनिए, और इसी से आप आगे हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तो आप कोशिश करना है कि आपने नेक्स्ट लेक्चर स्किप ना हो। तो चूंकि अब हम एक प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास टैग आ, बॉडी के टैग आ। अब हम जितनी भी वेबसाइट है वो सारे इस बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है वो, ये हमारे पास टास्क है कि हम अपनी वेबसाइट के पेज को डिवाइड करें। तो उसके लिए जो टैग यूज होता है वो है div का टैग। तो ये मेरे पास एक div आ गया। अब इसी तरह से मैं अगर इस स्ट्रक्चर को देखूं, जो कि मेरे पास था, मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखाया था। अब ये देखें, इस स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करें तो इसमें पहले क्या आ रहा है, पेज टाइटल आ रहा है, फिर नेविगेशन बार आ रही है, फिर इंट्रोडक्शन आ रहा है, और फिर मेन कंटेंट एरिया आ रहा है, और इसके बाद साइड बार आ रहा है। तो इसको हम div टैग के जरिए कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम नेविगेशन की div बनाते हैं। तो ये आगे जी नेविगेशन की div, और इसको मैं आईडी के जरिए एक्सेस करूंगा या स्टाइल करूंगा, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ नेविगेशन, नैव। फिर इसी तरह से मैं दूसरी div बनाता हूँ, और इसको मैं नाम लिख लेता हूँ आईडी इज इक्वल टू, और ये मेरे पास नेम आ गया इंट्रो, INTR। ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से थर्ड मेरे पास आ गया मेन। तो मैं अभी फिलहाल इन तीन डिप को करूंगा, बाकी आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दूँ। तो ये मेरे पास आईडी आ गई मेन। ठीक है। मैंने इसको सेव किया, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले डिजाइन करता हूँ। डिजाइन करने से क्या मुराद है कि ये मेरे पास एक पूरी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है, ये जो यहाँ तक के एक आपको एरो नजर आ रहा है, ये एरो आपको नजर आ रहा है, ये पूरे जो बैकग्राउंड है इसको मैंने अभी रेडी करना है। और उसके बाद फिर इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, नेविगेशन। तो मैं इसको डिजाइन करने के लिए क्या यूज करूंगा, स्टाइल डॉट CSS यूज करूंगा, और उसके अंदर मैंने आईडी लगाई हुई है, और आईडी मेरी पहली कौन सी है, नैब के नाम से। अब इधर सबसे पहले तो मैं इसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट करूंगा। तो मेरे पास हाइट कितनी आ जाएगी, लेट्स सपोज के आ गई 30 पिक्सल, क्योंकि हाइट इसकी छोटी है। और उसके बाद फिर आगे विड्थ आ जाएगा। तो विड्थ मैं कर देता हूँ 1000 पिक्सल। ठीक है। अच्छा, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास इतना शो हो गया। साथ साथ चेक करते जाया करें, इसमें ये होता है कि आपको पता चलता जाता है कि यार ना ये चीजें हो गई। अच्छा, ये हाइट और विड्थ तो इसकी सेट हो चुकी है, लेकिन चूंकि हमने बैकग्राउंड कलर नहीं कोई सेट किया, तो इस वजह से ये नजर नहीं आ रहा।
तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दूँ। बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज के इसका कलर हम सेट कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। आपने कलर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग देख लेना है कि क्या होगा। स्नैप बैकग्राउंड कलर। अच्छा। हाँ जी। तो इशू ये है कि जी हमने ये नैप बार को लिख दिया है बस डॉट एचटीएमएल के अंदर। तो मसला ये था कि हम तो भाई एक न्यू फाइल बनाई है तो उसके अंदर हमने इसके इंक्लूड करवाना है। सॉरी सॉरी। तो मैं क्या लिखूंगा, लिंक टैग लगाऊंगा और यल और फाइल का क्या नाम हम करना चाह रहे हैं, स्टाइल शीट को इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं। और उसके बाद HREF और फाइल का नाम आ जाएगा। अब जैसे मैं str.css के नाम से लिख देता हूँ ताकि फाइल ही हम न्यू बना रहे हैं। और मैं इधर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ str.css। यहाँ पे मैं इसी को लेट्स सपोज पे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने अभी लिखा है, कंट्रोल X किया और इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर। अब हम चेक करते हैं जी क्या ये इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है। जी, तो ये हमारा क्या हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी और इंक्रीज कर देता हूँ, 1500 पिक्सल्स कर देता हूँ। ये हो गई, ठीक है। ये कुछ बाहर निकल रही है। हम इसकी परसेंटेज में कर देते हैं, कोई इशू नहीं। मैं इसको 90% कर दूँ। तो परसेंटेज का आपको बताया था कि वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दे। तो ये देखें 90% हमारे पास क्या हो चुकी है, उसकी विड्थ आ चुकी है। अब इसी तरह से सेकंड मैंने बनाई थी किसके लिए, इंट्रो के लिए। तो इंट्रो को देखते हैं जी वो कितना, इंट्रो की थोड़ी सी विड्थ ज्यादा है और सॉरी हाइट ज्यादा है और विड्थ उतनी है। मैं क्या करूँगा, मैं आईडी को एक्सेस करूँगा str.css के अंदर। और ये मेरे पास क्या आ गया जी, आईडी है इंट्रो। और इसकी भी सेम वही प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। हाइट पहले हम सेट कर देते हैं। हाइट आ गई थी, ये आ जाएगी 70 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ वही रहने देते हैं 90%। सॉरी, 90%। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका हम चेंज कर देते हैं, वो लगा देते हैं जी, लेट्स सपोज के ये लगा देते हैं ब्लू वाले। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं क्या सेट में हमारे पास आ चुकी, जी बिल्कुल आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने नोट डाउन किया इसमें थोड़ा सा गैप है। तो वो हम गैप कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लगा लेंगे मार्जिन टॉप के ऊपर से थोड़ा सा स्पेस लो। तो स्पेस के लिए हम लिख देंगे 20 पिक्सल। 20 पिक्सल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है चले। हाँ ये आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्पेस आ गई। अब इसी तरह से फिर मेन की आ जाएगी। तो वो चूंकि विड्थ ज्यादा है और सॉरी विड्थ कम है और हाइट ज्यादा, तो वो हमारे पास क्या था, आईडी उसकी क्या थी, मेन। तो मैं हैश मेन लिखूंगा और उसके बाद फिर इसकी हाइट आ जाएगी। हाइट में कर देता हूँ लेट्स सपोज के 200 पिक्सल्स करता हूँ। विड्थ आ जाएगी, WIDTH विड्थ कर देता हूँ 50%। और बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, ये मैं कर देता हूँ ब्लू कलर, ठीक है। और मार्जिन टॉप थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, वो कर लेते हैं जी 20 पिक्सल। सही है। अब हम इसे सेव करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये चीज़ आ, अच्छा मार्जिन नहीं लगा। बाकी चीज़ हो गई है लेकिन मार्जिन नहीं लगा। उसकी रीज़न क्या है कि भाई हमने जीरो नहीं लिखा था, हमने ओ लिख दिया था।
तो अब हम 20 पिक्सल कर लेते हैं और ये मार्जिन लग चुका। अब इसी तरह से बाकी आपने भी इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये साइड बार, फिर फुटर, बाकी सारी चीजें ये आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा। मैं एक पूरा वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर सेंड करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपने रेडी करना है। करने को मैं भी कर दूं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा खुद स्ट्रगल करेंगे तो उससे ये फायदा होगा कि आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हमारा आज का कुछ CSS की एडवांस चीजें थी। और कोशिश मैं करूंगा कि इस तरह से 3D एनिमेशंस पे आपको सिखाऊं। और मतलब कि कुछ मेन मेन चीजें जितनी भी हैं वो हम इंशाल्लाह साथ साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। CSS में भी कुछ एडवांस लेवल की जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। और होपफुली आप लोगों ने काफी इसमें सीखा होगा और काफी इंटरेस्टिंग भी था। तो बस आगे वाले लेक्चर्स को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, क्योंकि अब हम एक प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि वो हमारा प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप चले। पहले हम नेविगेशन बार बनाएंगे, फिर उसके बाद हम नीचे स्लाइडर, और फिर उसके बाद जो है ना इस तरह से नीचे गैलरी, अबाउट अस का सेक्शन, ये सारी चीजें जो एक वेबसाइट के पेज के लिए जरूरी होती हैं वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिवेल्प करेंगे, डिजाइन करेंगे सॉरी। तो आप लोगों ने मेरे साथ मतलब के रहना है, तो इंशाल्लाह आगे काफी जो है ना वो चीजें पेंडिंग में। तो चले जी, कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझसे डिस्कस कर लें, वरना फिर हम आज के लेक्चर को यहीं पे एंड कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझसे पूछ लेते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही हूँ। हाँ जी, मैंने कहा कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम? चले, चले ठीक है। मतलब कि होपफुली आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, कोई इशू नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को लेक्चर भी कोशिश करता हूँ अभी 1 आवर में सर, शेयर कर दूँ, और साथ में असाइनमेंट को मैं इंशाल्लाह आपको सर शेयर कर दूंगा। तो आप लोग एक इसे क्वेश्चन देख था। लें। जी जी। सर मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर हम एक गैलरी बनाते हैं इमेज की, हाँ जी। तो सर हम उसके ऊपर ये होवर का एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। हाँ और वो जी। पॉपअप होकर हमें दिखे, तो वो उसका क्या तरीकेकार है, वो रफ्तार। वो असल में मैं आज होवर का स्टार्ट करवाने लगा था, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है। वो इंशाल्लाह मैं बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो कल या कल वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो डिटेल के जी साथ। सर। जी सर, बहुत शुक्रिया। पॉपअप वाला, स्लाइडर वाला, ये कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हमारे पास, ठीक है। जी सर। चलो, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा।